15 साल का इंतज़ार। क्या ये सच्चा इंतज़ार है या फिर एक धोखा? सुधा के दिल में ये सवाल हर रोज़ उठता है। गांव की मिट्टी की खुशबू और पुरानी हवेली की खामोशी के बीच एक प्रेम कहानी अभी भी जिंदा है। समाज के बंधनों में दबी हुई, लेकिन अभी भी सांस ले रही है। सुधा का जीवन हमेशा से शिष्टाचार और मौनता की दीवारों के अंदर कैद रहा है। आज वो एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हर फैसला उसकी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। रात की हवा पुरानी हवेली की दीवारों से टकराती है, जैसे कोई राज बताने की कोशिश कर रही हो। पुराने ताले और गूंजती दीवारें सब कुछ छुपे हुए रहस्यों की कहानी कहते हैं। इस सन्नाटे के बीच सुधा का दिल धीरे धीरे अपनी आवाज़ उठाने लगा है। उसकी इच्छाएं, उसका दर्द, सब कुछ सतह पर आने लगा है। हर सोच, हर कदम के साथ वो अपने अतीत और भविष्य के बीच फंसी हुई महसूस करती है। कभी कभी लगता है जैसे वो दो अलग दुनिया में एक साथ जी रही है। गांव की गलियों में जब वो चलती है तो हर पत्थर, हर दीवार उसे अपना बचपन याद दिलाती है। वो दिन जब सब कुछ सरल था, जब प्रेम सिर्फ एक खूबसूरत एहसास था, न कि समाज के नियमों से लड़ने वाली एक चुनौती। लेकिन अब वो बड़ी हो गई है और उसे पता है कि जिंदगी उतनी आसान नहीं है जितनी बचपन में लगती थी। हवेली की खिड़कियों से आती चांदनी में वो अपना चेहरा देखती है। कभी कभी उसे लगता है जैसे वो अपने अंदर ही किसी और को ढूंढ रही है। वो सुधा जो कभी सपने देखती थी, वो सुधा जो हंसती थी बिना किसी डर के। आज वो सुधा कहाँ है? क्या वो हमेशा के लिए खो गई है, या फिर अभी भी कहीं छुपी हुई है, सिर्फ सही वक्त का इंतजार कर रही है? रात के अंधेरे में जब सारा गांव सो जाता है, तब सुधा अपने दिल की आवाज़ सुनती है। वो आवाज़ जो कहती है कि अभी भी वक्त है, अभी भी मौका है अपनी खुशी के लिए लड़ने का। लेकिन साथ ही एक डर भी है। डर इस बात का कि कहीं ये सब सिर्फ एक सपना तो नहीं, कहीं ये 15 साल का इंतज़ार सिर्फ एक भ्रम तो नहीं। पुरानी हवेली की दीवारों में जो राज छुपे हैं, वो सिर्फ सुधा के नहीं हैं, ये पूरे गांव के राज हैं, पूरे समाज के राज हैं। यहाँ हर औरत का अपना सुधा है, अपना दर्द है, अपना इंतज़ार है। लेकिन सुधा अलग है। वो अब तक चुप रही है, लेकिन अब उसके अंदर कुछ बदल रहा है। क्या सुधा हमेशा इसी तरह अपनी मौजूदा हालत में रहेगी, या फिर उसकी अंदरूनी आग पूरी तरह जाग जाएगी और वो अपने हक और अपने प्रेम को पाने के लिए आगे बढ़ेगी? ये सवाल सिर्फ सुधा का नहीं है, ये हर उस औरत का सवाल है जो अपने सपनों और समाज के बीच फंसी हुई है। और शायद इसी सवाल का जवाब सुधा की कहानी में छुपा हुआ है। कल्पना कीजिए एक ऐसी रात जब आसमान अपने आंसू छुपाने में नाकाम हो गया हो। सावन की वो रात जब बारिश सिर्फ बाहर नहीं, बल्कि किसी के दिल में भी बरस रही हो। आज मैं आपको ले चलूंगी एक पुरानी हवेली में, जहां दीवारों के बीच एक औरत का दर्द कैद है। एक ऐसी कहानी जो हर उस इंसान की है जो कभी अपने सपनों और हकीकत के बीच फंसा हो। सुधा, 35 साल की एक औरत जिसकी जिंदगी उस पुरानी हवेली की तरह ही थी, बाहर से भव्य, अंदर से खोखली। उसका पति रंजीत व्यापार के सिलसिले में शहर में रहता था, और सुधा सुधा उस घर की एक लौती जिंदा वस्तु थी, जिसे सांस लेने की इजाजत तो थी, मगर जीने की नहीं। रात के अंधेरे में जब बारिश की बूंदें खिड़कियों से टकराती थीं, तो लगता था जैसे वो भी सुधा की तरह बाहर निकलने के लिए तड़प रही हों। उसे अंधेरे से डर नहीं लगता था, उसे डर रोशनी से लगता था, क्योंकि रोशनी में उसके चेहरे का खालीपन साफ दिखाई देता था। वो एक खामोश चीख थी जो सदियों से पत्थरों के बीच कैद थी। हर दिन वैसा ही गुजरता था, सुबह की चाय, दोपहर का खाना, शाम की पूजा और रात का वो अकेलापन जो उसकी सांसों को दबा देता था। लेकिन उस सावन की रात कुछ अलग था। बारिश तेज हो रही थी और अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। सुधा का दिल जोर से धड़का। इतनी रात को कौन आ सकता था? जब उसने दरवाज़ा खोला तो सामने खड़ा था केशव। वो केशव जिसे देखे हुए 10 साल हो गए थे। 3650 दिन, हर दिन गिनती करके। केशव अब एक स्कूल मास्टर था, इतिहास पढ़ाता था। उसके हाथ में एक पुराना लिफाफा था, एक ऐसा लिफाफा जिसे देखकर सुधा की सांस रुक गई। ये तुम्हारा है सुधा, केशव ने धीमी आवाज में कहा। 10 साल पहले का, तुम्हारी शादी की पहली रात का। सुधा के हाथ कांप रहे थे जब उसने वो खत पढ़ा। अपनी ही लिखी इबारत, केशव मुझे ले जाओ, मैं यहाँ घुटकर मर जाऊंगी, मैं रंजीत की पत्नी नहीं बन सकती, मैं आ रही हूँ तुम्हारे पास।
लेकिन वो खत कभी भेजा नहीं गया था। वो सिर्फ एक अधूरी इच्छा बनकर रह गया था। लिफाफा खुला था सुधा, और दर्द की कोई भाषा या सील नहीं होती। इबारत मेरी जान पहचान की थी, पढ़ लिया। उसकी आंखों में वो दर्द था जो 10 साल से छुपा हुआ था। मैं आया था उस रात, तुम्हारे घर के बाहर खड़ा रहा था, लेकिन तुम नहीं आई। सुधा की आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं कायर थी केशव, मैं डर गई थी। लेकिन केशव ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, भागना और ठहरना दोनों में बहुत फर्क होता है सुधा। जो भाग जाते हैं वो सिर्फ रास्ता बदलते हैं, मगर जो ठहर जाते हैं वो रोज मरते हैं। मैं तुम्हारी कायरता नहीं, तुम्हारी सहन शक्ति देख रहा हूँ। उस पल में, उस एक पल में सुधा को लगा जैसे 10 साल का अंधेरा हट गया हो। केशव ने उसके माथे को छुआ और कहा, कौन देखेगा सुधा? वो लोग जिन्होंने तुम्हारी हंसी छीन ली, या वो भगवान जो इस हवेली के मंदिर में पत्थर बनकर बैठा है? आज सावन है, आज तो आसमान भी अपने आंसू नहीं रोक पा रहा। हम इंसान क्या चीज है? सुधा ने कहा, बहुत देर हो चुकी है केशव, मैं अब एक खंडर हूँ। खंडरों में दिए नहीं जलाए जाते। लेकिन केशव मुस्कुराया और कहा, खंडरों में ही इतिहास बसता है सुधा, और तुम्हें तो पता है मैं एक इतिहास का मास्टर हूँ। वो पल, वो एक खूबसूरत पल, जब दो दिल फिर से मिले थे, जब सुधा को लगा था कि शायद अभी भी कुछ हो सकता है। लेकिन तभी ऊपर से उसकी सास की खांसी की आवाज़ आई। वो आवाज़ जैसे किसी ने सुधा के सपनों पर ताला लगा दिया हो। केशव समझ गया। उसने सुधा की तरफ देखा और कहा, जाना होगा। सुधा ने कहा, जाओ केशव, इससे पहले कि मेरी बची कुची राख भी हवा में उड़ जाए। केशव चला गया फिर से, और सुधा ने दरवाज़ा बंद किया। उस लोहे की आवाज़ ने सुधा को बता दिया कि वो फिर से अपने पिंजरे में कैद हो चुकी है। बारिश अभी भी हो रही थी, लेकिन अब वो सिर्फ बाहर बरस रही थी। सुधा के दिल में तो सूखा पड़ गया था। कभी कभी जिंदगी हमें सिर्फ एक झलक देती है, एक पल के लिए दिखाती है कि क्या हो सकता था, और फिर वो पल छीन लेती है, हमें फिर से उसी अंधेरे में छोड़ देती है। सुधा की कहानी हम सबकी कहानी है, उन सभी की जो कभी अपने सपनों और हकीकत के बीच फंसे हैं, जो जानते हैं कि प्यार क्या होता है, लेकिन उसे जी नहीं सकते। रात का आखिरी पहर था। चांद की धुंधली रोशनी में सुधा अपनी खिड़की के पास खड़ी थी, उसी जगह जहां वो हर रात खड़ी होती थी। यही थी उसकी दहलीज, न घर के अंदर न बाहर, बस एक ऐसी जगह जहां उसके सपने और हकीकत मिलते थे। सुधा के हाथों में एक पुराना खत था, वही खत जो उसने कभी भेजा नहीं था। कितनी बार उसने इसे लिखा था, कितनी बार फाड़ा था। आज फिर वो इसे पढ़ रही थी, अपने ही शब्दों में खुद को ढूंढती हुई। खत में लिखा था, तुम्हें पता है मैं हर रात यहाँ खड़ी होकर तुम्हारा इंतजार करती हूँ। पता नहीं क्यों, लगता है जैसे तुम कभी भी आ जाओगे। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सी शांति भी थी, जैसे आखिरकार उसने अपने दिल की बात कह दी हो। सालों से जो बात उसके गले में अटकी हुई थी, आज वो निकल गई थी, भले ही सिर्फ इस खत के जरिए ही सही। अचानक हवा का एक झोंका आया और खत उसके हाथों से छूटकर हवा में उड़ने लगा। सुधा ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन खत दूर जाकर गिर गया। वो दौड़कर नीचे गई और देखा कि खत एक छोटे से पौधे के पास गिरा था। जब उसने खत उठाया तो देखा कि उस पौधे में एक छोटा सा फूल खिला हुआ था। उस फूल को देखकर सुधा मुस्कुराई। शायद यही था उसका जवाब। प्रकृति का अपना तरीका था उसे बताने का कि कुछ चीज़ें अपने वक्त पर होती हैं। उसने खत को अपने दिल से लगाया और फिर उसे उस पौधे के पास ही रख दिया। वापस अपनी दहलीज पर आकर सुधा ने गहरी सांस ली। आज पहली बार उसे लगा कि वो सच में आज़ाद है। उसके राज अब राज नहीं रहे थे। उसकी तड़प अब एक उम्मीद में बदल गई थी। वो जानती थी कि कल फिर रात होगी, फिर वो यहाँ खड़ी होगी, लेकिन अब वो किसी का इंतजार नहीं कर रही होगी। अब वो सिर्फ अपने साथ होगी, अपनी दहलीज पर, अपनी शर्तों पर। चांद अब पूरी तरह छुप गया था। सुबह होने में अभी भी वक्त था, लेकिन सुधा के लिए एक नई सुबह शुरू हो चुकी थी। उसकी कहानी यहीं खत्म नहीं होती, ये तो बस शुरुआत थी। एक ऐसी औरत की कहानी जिसने अपनी दहलीज पर खड़े होकर खुद को पाया था। और इस तरह सुधा की रातें और उनकी दहलीज हर रहस्य और हर कसक के साथ आपकी आंखों के सामने जीवित हो गई। उसकी हर सांस में छुपी हुई कहानी, उसके हर आंसू में बसा हुआ सच और उसकी हर मुस्कान में छुपी हुई उम्मीद, सब कुछ आपके सामने खुल गया।
अगली कहानी तक यही है सांझ की दहलीज की आवाज़।